नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें और सत्य हिंदी को भुगतान करें। इससे हमें आपसे समर्थन मिलेगा और आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है। अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से अगर उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसने कि देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत में इस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। और अगर आंकड़े की हम बात करें तो 2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से आंकड़ा अब बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे का फिगर है। लेकिन अगर पिछले एक साल की हम बात करें तो 1,70,000 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारें इस आपदा से कैसे निपटे। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने आग्रह किया है कि अब समय आ गया है कि कोविड-19 को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित किया जाए। अब आपको बता दें कि ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उद्धव ठाकरे ने एग्जैक्टली ये कहा था कि हम सब ने महामारी को प्राकृतिक आपदा के रूप में स्वीकार किया है और इसलिए जिनकी आजीविकाओं पर हमला हुआ है इस महामारी के दौरान, उनको एक व्यक्तिगत मदद दी जाए, व्यक्तिगत आर्थिक मदद दी जाए। और इस चिट्ठी की पुष्टि की है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटी ने। और उन्होंने कहा है कि महामारी एक आपदा है और इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा प्रणाली है उसके मुताबिक व्यक्तिगत लाभ अभी किसी को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अगर इसकी परिभाषा बदली जाएगी, इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इसे घोषित किया जाएगा, तो जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स है उसको हम सक्रिय कर सकते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे ने जो सीधे बात कही है कि इस प्राकृतिक आपदा को जब हम घोषित करेंगे तो इससे जो राज्य आपदा प्राकृतिक कोष है यानी कि SDRF, उसके तहत जो प्रभावित लोग हैं उन्हें आर्थिक मदद मिल जाएगी। अब आपको बता दें कि अगर आप महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है यानी कि जो SDRF का फंड है, वो अभी तक इन्होंने दवाइयां खरीदने में, महामारी में को निपटने में, अस्पतालों की वेंटिलेटर्स में, इन सारी चीजों में इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन जो व्यक्तिगत राहत लोगों को देना चाहिए, जिन लोगों की आजीविकाएं चली गई हैं, उनको हम मदद नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तरीके से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ये गुहार लगाई है कि अगर आप इसे प्राकृतिक आपदा इसे डिक्लेयर कर देंगे तो इसमें राज्य सरकारों को मदद मिल सकती है। और हमें ध्यान देना चाहिए कि कल जब स्टेट एड्रेस में उद्धव ठाकरे बोल रहे थे तो उन्होंने 5,500 करोड़ से ज्यादा का एक पैकेज भी अनाउंस किया है। लेकिन राज्य सरकारों की यहाँ पर एक लिमिट है और उस लिमिट के बियॉन्ड वो भी बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। इसलिए राज्य सरकारों से, इसलिए केंद्र सरकार से उन्होंने ये गुहार लगाई है। नहीं, देखिए, नो डाउट ये कहीं ना कहीं वैश्विक महामारी है और पूरा विश्व इससे बुरी तरीके से प्रभावित है और हम भी अगर देखिए तो काफी बड़े तौर पर प्रभावित हुए हैं। लेकिन किसी भी इस तरह की घटना को वैश्विक महामारी को या प्राकृतिक आपदा के तौर पे इसको लाना, उसके लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार उसमें अकेले डिसीजन लेती है। उसमें बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिनका रोल होता है। अब उद्धव ठाकरे जी ने अगर ये चिट्ठी लिखी है, स्वागत योग्य कदम है। राज्य सरकार के पास अपने भी अधिकार है, वो चाहे तो उसको राज्य सरकार की आपदा घोषित कर सकते हैं। और अगर केंद्र सरकार को लगेगा या केंद्र सरकार के
से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं वो अगर इस पर सहमत होती हैं कि नहीं इसको कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक आपदा के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए, तो सरकार को उसमें भी करने में बुराई नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि क्या अभी इसकी जरूरत है, यहाँ कहीं ना कहीं प्राथमिकता इसको होना चाहिए कि अभी हम कैसे आपदा से लड़ें, कैसे इस आपदा से जो आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है उसको बाहर निकालें। बाकी इसको आपदा घोषित करना है, दैवीय आपदा घोषित करना है, नेचुरल आपदा घोषित करना है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर एजेंसियां ऑलरेडी काम कर रही हैं और जब मौका आएगा तो अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो कर देंगे। तो ये आपदा, और वो भी भयंकर आपदा है, काश हमारी तैयारी एक और स्तर की होती, जबकि हमें पूर्वाभास पिछले वर्ष हो गया था मार्च में ही कि ये विपदा जल्दी जाने वाली नहीं है। 2 अधिनियमों का हमने इस प्रकरण में सदुपयोग किया है, एक एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिससे ये स्पष्ट है कि ये आपदा तो है ही है, डिजास्टर भी है और कैलेमिटी भी है। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 की, उसमें क्या ये लीगल और टेक्निकल प्रोविजंस हैं कि आप किसी आपदा को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित कर सकें। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उसके बेसिस पे अब मैं आपको बताऊंगी, और कुछ डेटा भी मैंने निकाला है। 1995 और 2000 के बीच में जो 10th फाइनेंस कमीशन था, उसने कुछ एक प्रपोजल की पड़ताल की थी, जिसके जरिए उन्होंने एक किसी भी आपदा को एक नेचुरल कैलामिटी या एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कैसे घोषित किया जाए। तो उसका एक उन्होंने बेंचमार्क बनाया था कि अगर उसकी जो कैटेगरी है वो सिवियर है, तब उस पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। यानी कि रेयरेस्ट सिवियरिटी अगर उसकी घोषित हो जाती है या उसे रेयर कैटेगरी में पाया जाता है, तब उसे आप नेचुरल कैलामिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में देखें तो उसमें कोई भी लीगल या एग्जीक्यूटिव प्रोविजन उस एक्ट में नहीं है कि आप उसे एक राष्ट्रीय आपदा या एक प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित कर पाए। अब आपको बता दें कि 2001 में जो नेशनल डिजास्टर कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन बेंचमार्क्स को तय किया जाना था, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया उसमें फिक्स नहीं हो पाया। और इसी का फायदा उठाती है केंद्र सरकार, इसी का फायदा उठाती हैं राज्य सरकारें। और 2001 में जो गुजरात में जो भूकंप आया था, उसको डिक्लेयर किया गया था कि वो एक सिवियर कैटेगरी है, यानी कि एक वो राष्ट्रीय आपदा या प्राकृतिक आपदा के रूप में उसे घोषित किया गया था। उसके बाद जो 1999 का साइक्लोन था, उसको भी सिवियर कैटेगरी में घोषित किया गया था, और जिसमें कि और अब जब सिवियर कैटेगरी में वो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इसे घोषित किया जाता है, तो उसमें फंड्स का जो एलोकेशन है वो भी इसमें 10th फाइनेंस कमीशन ने इसको क्लियर किया था कि अगर 1/3 जनता यानी कि 1/3 जनसंख्या अगर उस कैलामिटी से प्रभावित होती है, उस आपदा से प्रभावित होती है, तो वो फिट केस बनता है कि उसको एक रेयर कैटेगरी में डाला जा सके। और केस टू केस बेसिस पर केंद्र सरकार इसका अध्ययन करती है और फिर उसे डिक्लेयर करती है। और अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि अगर प्राकृतिक आपदा उसको डिक्लेयर करते हैं, तो 3:1 का रेशियो होता है। 75% जो फंड्स हैं वो केंद्र सरकार करती है, और जो 25% जो फंड है उसे राज्य सरकारें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो महाराष्ट्र के केस में मैंने आपको बताया कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने कहा है कि जो SDRF का फंड है, उन्होंने ऑक्सीजन खरीदने में, कोविड सेंटर्स बनाने में, दवाइयां खरीदने में, उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो यानी कि इतना बड़ा पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया है, उसके बावजूद वो नाकाफी है और लोगों को व्यक्तिगत राहत देने में वो अभी भी असफल है। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर आपके सामने मैं खड़े करना चाह रही हूँ। कोविड को नेचुरल कैलामिटी डिक्लेयर करने से देश की जनता या किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका जो भी फायदा होगा वो पॉलिटिशियंस को शायद हो सकता हो, क्योंकि उन्हें एक इस नेचुरल कैलामिटी के नाम पे अपने सिस्टम की कमियों को छुपाने का एक बहाना मिल जाएगा। इसका देश की जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी एप्लीकेशन है या अप्रोच है,
ये अप्रोच एक हारे हुए नेता की है। मुझे नहीं लगता है कि नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर कर देने से देश में कोई फर्क पड़ने वाला है। मेरा ये मानना है कि जो देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पोल खुल गई है। बात 7 साल की कर लें या पिछले 70 साल की कर लें, जब पिछला इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था, 7 साल की जो गवर्नमेंट आई है उसको आप ब्लेम कर सकते हैं। मैं उनकी सिफारिश नहीं कर रहा हूं, पर मेरा ये मानना है कि आज प्यास लगी है और आज कुआं खोदने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। सारे नेताओं को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ यूनाइट होकर के इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना चाहिए। देश में होने वाले समस्त चुनाव को रद्द करने चाहिए। जो भी भीड़ भाड़ की जगहें हैं उसको रोकना चाहिए और अभी लॉकडाउन को कुछ भी वर्ड दे करके, जो भी उनको पॉलिटिकली सूट करता है वो वर्ड दे करके शुरू करना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है। Good evening. The issue whether COVID-19 is an epidemic or a pandemic or a natural disaster or natural calamity has kicked off a serious debate. When we look at the definition of epidemic, it refers to spreading of a disease which has gone out of control. And when we refer to the definition of pandemic, in simple words, it refers to spreading of disease in a geographical area, whether in a nation as a whole or worldwide. Now, looking at this simple definition of epidemic and pandemic, the pandemic appears to be very serious one. So it can be also said that it is natural calamity or it's a natural disaster. But the governments would be least interested in declaring COVID-19 as a natural calamity or natural disaster, because the moment it is declared as natural calamity or natural disaster, the force majeure condition in all the government contracts comes into play, which entails payment of escalation, compensation, and extension of execution of contract. So, which will entail huge financial complications and implications in the contracts with the governments, which government would not like to incur. Thank you. अब आपको बता दें कि अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर ये डिमांड करते रहते हैं कि अगर कोई भी आपदा आ गई है या कोई कैलामिटी है तो उसे आप एक प्राकृतिक आपदा के रूप में उसको घोषित करें। जैसे कि आपको बता दें कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी 2013 की, तो उस समय भी उत्तराखंड ने इस चीज को लेकर डिमांड किया था। आंध्र प्रदेश में 2014 में जब साइक्लोन हुडहुड आया तब उस तरीके की एक डिमांड की थी राज्य सरकारों ने। असम में जब बाढ़ आई थी 2015 में तो असम की सरकार ने इस तरीके की डिमांड्स की थी। लेकिन ज्यादातर केसेस में केंद्र सरकार बहुत सोच विचार करने के बाद ही इस तरीके की घोषणा करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोविड-19 की हम बात करें या कोरोना महामारी की बात करें तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर है, तो क्या आज इसे राज्य सरकार घोषित करेगी? कुछ सवाल जो मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े करना चाह रही हूँ कि आपदा की परिभाषा या किसी भी प्राकृतिक आपदा की जो परिभाषा है उसे ठीक से एक फिट केस में इसे क्यों नहीं परिभाषित किया गया है, ये पहला सवाल है। दूसरा यह है कि जो लीगल और एग्जीक्यूटिव पेज है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, तो वो इस परिभाषा को डिफाइन करने के लिए नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। तो क्या इस पेज का फायदा राजनीतिक पार्टीज या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें क्या वो उठाती हैं? आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? और जो उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर बाढ़, भूकंप, साइक्लोन, बारिश जैसी आपदाओं को अगर हम देख सकते हैं और उस पे कॉम्पेंसेशन अनाउंस कर सकते हैं, तो आज कोविड-19 की जो इतनी बड़ी महामारी है जिससे कि एक वैश्विक स्तर पर भी अगर आप देखें तो अलग अलग देशों ने पैकेजेस अनाउंस किए हैं, लेकिन वो पैकेजेस नाकाफी हैं। तो क्या अब समय आ गया है कि कोविड-19 को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाए और व्यक्तिगत
राहत की, आर्थिक राहत की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या अब उसका समय आ गया है? और एक और जो सवाल है जो बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या राज्य सरकारें अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके की डिमांड कर रही हैं कि आप उसे प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित कर दें? तो राज्य सरकारों की अपनी मजबूरी है। केंद्र सरकार, अगर आप केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने समय समय पर ऐसे पैकेजेस की घोषणा की है और इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने की क्या जरूरत है। लेकिन इन सारी संभावनाओं के बीच हकीकत ये है कि अगर लोगों की भारी संख्या ऐसी है जो कि कोरोना से मर रही है, जिनकी आजीविकाओं पर प्रतिबंध लगाने से काफी उस पर नुकसान हो रहा है, तो इसे प्राकृतिक आपदा क्यों ना मान लिया जाए? और अगर प्राकृतिक आपदा इसे मानने से अगर लोगों की जिंदगी इस कोरोना काल में बेहतर बनाई जा सकती है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसे मिलकर बैठकर इस पर एक घोषणा क्यों नहीं करती, ताकि लोगों की जिंदगी इसमें बेहतर हो जाए? इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। और आज का एजेंडा में इतना ही। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।